दोस्तों, मेरी नई कहानी में आपका स्वागत है। मेरी कहानी को एंजॉय करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कुछ रिश्ते समय के साथ भी नहीं बदल सकता, या यूँ कहें कि कुछ रिश्तों का दर्द समय भी नहीं भर सकता है। यह उस समय की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी पत्नी ईसा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मैं अपने माता पिता का तीसरा संतान था। मेरे 2 भाई थे। दोनों भाइयों की शादी बहुत साधारण तरीके से हुई थी। बड़े भाई किसान थे और छोटे भाई का गांव के पास में ही राशन का छोटा सा दुकान था। पिता तो 5 साल पहले ही चल बसे थे, तो घर में मैं अपनी माँ का सबसे लाडला था। मेरी जॉब रेलवे में थी और मैं राजस्थान में पोस्टेड था। मेरी तनख्वाह अच्छी खासी थी। नौकरी लगते ही अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने लिए और बाकी पैसा अपने घर भेज देता था। इसलिए घर में अपनी भाभीयों का भी मैं सबसे लाडला बन गया था। घर में सभी लोग मेरी बहुत ही इज्जत करते थे। तभी मेरी मुलाकात ईसा से हुई जब मैं छुट्टियों में अपने गांव आया था। दिखने में अच्छी थी। बातचीत के दौरान मुझे वो पसंद आ गई थी। ईसा को भी मैं बहुत पसंद था। दोनों शादी के लिए राजी हो गए। इसलिए हमारे घर वाले ने भी देरी नहीं किए। चट मंगनी पट विवाह हो गया। लेकिन शादी से पहले ही ईसा ने एक शर्त रखा था कि वह शादी के बाद भी अपने माँ बाप का पूरा ख्याल वही रखेगी। जब मैं छुट्टियों में गांव आऊँगा तभी वह ससुराल रहेगी और मेरे जाने के बाद वह भी अपने मायके चली जाएगी। मैं उसकी भावनाओं को समझते हुए मैं भी सोचा कि चलो यही सही है। जब तक मैं गांव में रहूँगा वह यही मेरे साथ रहेगी और जॉब पर जाने से पहले उसे उसके मायके छोड़ दिया करूँगा। इस तरह वह भी अपने माँ बाप का ख्याल रख लेगी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी मज़े से कटने लगी। मैं ईसा के साथ बहुत खुश था। लेकिन मेरी शादी से अब मेरे भैया और भाभी परेशान होने लगे थे। उन्हें हमेशा यह डर सताता कि ईसा के आने के बाद मैं कहीं बदल न जाऊँ। अब मेरी तनख्वाह की मालकिन कहीं ईसा न बन जाए और उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं मिल पाएगा। लेकिन सच कहूँ, ईसा को कभी मेरी सैलरी से मतलब ही नहीं रहा। उसने मुझसे कभी कुछ पूछा ही नहीं, बल्कि उसे जितनी ज़रूरत होती मुझसे मांग लिया करती थी। लेकिन मुझे ऐसा हमेशा लगा कि अब मेरी सैलरी पर पूरा हक ईसा का ही है। इसलिए मैंने अपनी सारी सैलरी ईसा को दे देता हूँ और कहता हूँ, अब से घर में जिसको जो ज़रूरत होगी अब तुम देख लेना। तभी ईसा मुझसे कहती है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है और ऐसे भी मैं घर में सबसे छोटी हूँ। इस तरह से मेरा पूछना और देखना ठीक नहीं रहेगा। आप ही रखो यह सैलरी। जैसे पहले से करते आए हो वैसे ही करो। मुझे जितनी और जब ज़रूरत होगी मैं आपसे मांग लूँगी। मैं ईसा को अपनी बाहों में भरते हुए कहता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन अब से मेरा और मेरी सैलरी की मालकिन तुम हो। समझी मेरी भोली ईसा? ईसा ने बहुत मना किया, लेकिन मैं माना नहीं। उसने ना चाहते हुए भी मेरे फैसले में साथ दिया। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि मेरा यह फैसला हमारी ज़िंदगी में तूफान लाने वाला है। ईसा मेरे घर वालों की नज़रों में अब चुभने लगी थी। हमारा रिश्ता घर वालों की गंदी राजनीति का भेंट चढ़ने वाला था। 1 साल तो ठीक रहा। मैं हमेशा की तरह छुट्टी लेकर अपने गाँव गया। ईसा हमेशा की तरह मायके में थी। मुझे उसे लेने अगले दिन जाना था। भाभीयों ने मेरी हमेशा की तरह भाव सत्कार लाड़ प्यार दिखाती रही। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में था। तभी दोनों भाभियाँ आती है और कहती है, देवर जी, कल आप देवरानी जी को लेने जाओगे उनके घर? मैंने कहा, हाँ भाभी, आप सबको तो पता ही है, जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक वो भी मेरे साथ ही रहती है। पर देवर जी, यह कहकर वो चुप हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों हो गई? बोलिए, कुछ परेशानी है क्या आपको? तभी छोटी भाभी बोलती है, हम क्या बोले देवर जी, आप तो घर का हालचाल ही पूछना भूल गए हो और देवरानी जी को तो मतलब ही नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रही हो भाभी? मुझे और ईसा दोनों ही अपने घर के लिए और आप लोगों के लिए सोचते हैं। अच्छा, तो यह बताइए, आपको तो पता ही है अम्मा जी की तबीयत खराब रहती है और घर की आर्थिक स्थिति के बारे में भी। आपके दोनों भाई घर चलाएं, बच्चे पढ़ाएं, रिश्तेदारियाँ देखें, अम्मा का इलाज कराएं, क्या क्या दोनों देखेंगे। हमने ईसा के मायके में फ़ोन करके खबर किया कि
कुछ पैसे भेज दो। लेकिन उसने जानते हैं क्या बोली हमसे? क्या कहा भाभी? यही कि आप तो उसे सैलरी ही नहीं भेजते हो और जो कुछ उसे देते हो उसके खर्चे के लिए है, इस घर के लिए नहीं है। आप यह क्या बोल रही हैं? ईसा ने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं, और ऐसी बात थी तो आप लोगों ने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? देवर जी, हमें क्या मालूम था कि आपको इस बात की खबर ही नहीं है। आपको तो मालूम ही है कि ससुर जी के जाने के बाद अम्मा को कहाँ मतलब रहता है घर से, परिवार से। वह तो अपनी ही ज़िंदगी में अपनी परेशानियों से परेशान है। आपसे कुछ कहते तो अलग ही तमाशा हो जाता, इसलिए हमने चुप रहना ही ठीक समझा। मैंने कहा, भाभी, आप लोगों को या माँ को मुझसे कुछ भी कहने से पहले सोचना नहीं है। ईसा का पति होने से पहले मैं इस घर का बेटा हूँ और आप लोगों का देवर हूँ। मैंने कुछ अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर दे दिए। वे तो कमरे से चले गई, लेकिन मेरे मन में ईसा के प्रति हल्की सी गुस्सा का बीज घोल दिए। मैं पूरी रात उनकी बात को सोचकर परेशान रहा कि ईसा इतनी लापरवाह कैसे हो गई। क्या मेरी उसे आज़ादी देने का नतीजा है? उसने मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया है। कल मिलते ही इस बारे में उससे बात करूँगा। सुबह हो गई, मैं उसे लेने उसके मायके चला गया। मुझे देखते ही वो खुश हो गई और मेरे गले से लग गई। उसकी खुशी देखकर जो बात मुझे करना था वह मैं उससे कर ही नहीं पाया। सोचा अपने घर जाकर ही उससे पूछ लूँगा। 2 दिन रुककर मैं अपने घर उसे वापस अपने साथ लेकर आ गया। अपने घर वालों का उसके प्रति प्रेम देखकर मेरा मन भर जाता है और मैं सोचता हूँ, ईसा मेरे घर वाले के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मेरे घर वाले इसे कितना प्यार करते हैं, और एक ये है, अपनी जिम्मेदारियाँ भी भूल जाती है। कोई बात नहीं, पहली गलती समझकर माफ़ कर देता हूँ। मुझे भरोसा है कि ईसा अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेगी। जब तक ईसा के साथ रहता, ईसा मेरा इतना ख्याल रखती, मुझसे इतना प्यार करती कि मैं सब कुछ भूल ही जाता। उसकी आंखों में मैंने सिर्फ अपने लिए प्रेम ही देखा है। लेकिन कहते हैं कि मन की शंका आंखों की लज्जा को भी निर्लज बना देती है। छुट्टियां खत्म हो गई। ईसा को उसके मायके छोड़कर मैं वापस राजस्थान लौट आया। अब आए दिन मेरे घर वाले मुझे फ़ोन करके ईसा के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। कहते हैं कि खून का रिश्ता गहरा होता है और उससे भी गहरा होता है उस रिश्ते पर भरोसा करना। वही भरोसा एक दिन आपका सब कुछ मिटा देता है। मेरे भाइयों ने जब ईसा के बारे में बताया, उसे सुनकर मेरा खून खौल उठा और मैंने कहा, आप ये क्या फालतू बोल रहे हो भैया? तो उधर से उन्होंने कहा, हम सच कह रहे हैं। अरे तू जितना उसे पैसा देता है सब कुछ गुलछर्रे में उड़ा देती है। वहाँ मायके में उसके बूढ़े माँ बाप के सिवा कौन है? वहाँ कौन उसे देखता होगा और उसे रोकता होगा? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं देती है हमें। हम उसे खबर देते हैं तो फ़ोन हमारा काट देती है। तुम्हारे सामने सती सावित्री बनकर घूमती है। हमने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, लेकिन अब तक गांव समाज को लेकर चुप थे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। फिर हमें मत कहना कि हमने तुम्हें बताया ही नहीं। यह खबर मेरी ज़िंदगी में तूफान ला दिया था। यह सुनते ही मैं गुस्से से उबल पड़ा। जिस ईसा को मैंने इतना प्यार किया, सम्मान दिया, वह मेरे गैर हाजिरी में किसी और के साथ। मुझे तो सोचते ही उससे घृणा हो रही थी। आवेश और गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत और अफसोस का कारण ही बनता है, और मैंने भी वही किया था। मैंने एक बार भी ईसा से पूछना ज़रूरी नहीं समझा। उससे बात करना तक छोड़ दिया। उसका फ़ोन आता तो अपने भाइयों की कही बातें सोचकर उससे नफ़रत हो जाती थी। हमेशा के लिए मैंने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। वह कई बार और कई तरीके से मेरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों पर शंका की पट्टी जो बंध गई थी, हमेशा उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देता। मुझे ईसा से पूरी तरह से नफ़रत हो गई थी। उसके बारे में सोचना भी मुझे गवारा नहीं था। इस घटना को 5 साल हो गए। इस बीच में कई बार अपने गांव गया, लेकिन ईसा को ना खबर दिया और ना ही उसे खबर होने दिया। इसी बीच मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक पैर की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने पूरी तरह से बेड रेस्ट कह दिया था। मुझे लंबी छुट्टी मिल गई थी। राजस्थान में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए अपने गांव आ गया, यह सोचकर कि मेरे घर वाले मेरी सेवा करेंगे, वह मेरा ख्याल रखेंगे। कुछ दिन भाभीयों ने तो खूब सेवा किया, लेकिन धीरे धीरे उनका रंग बदलने लगा।
जब मुझसे पैसे की ज़रूरत होती तो मेरा भाई और भाभी बहुत अच्छे से व्यवहार करते, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे खत्म हो जाते वह अपना रंग दिखाने लगते। मैंने देखा कि माँ के प्रति भी उनका व्यवहार सही नहीं था। अपने ही घर में मुझे खाना तक नसीब नहीं होता, जो भी मिलता वो भी ढंग का नहीं। मेरे पैसे अधिकतर मेरे इलाज में ही खर्च हो जाते थे, जिसकी वजह से मैं उन्हें देने के लिए सक्षम ही नहीं हो पाता था। पैसे नहीं तो उनका असली रंग मुझे बता दिया था। अपने ही कमरे में अकेले मुझे घुटन होने लगी, ना दुख बांटने वाला और ना ही सुख चाहने वाला। धीरे धीरे मेरे पैर ठीक हो रहे थे और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अब अपने भाइयों के साथ मुझे नहीं रहना। इसलिए गांव के मुखिया से फैसला कराकर हमने बंटवारा कर लिया। लेकिन वहाँ भी यह लोग चाल चलने से पीछे नहीं रहे और बोले, इसे बंटवारा क्यों चाहिए? कौन है इसके आगे पीछे? ना बीवी है और ना ही बच्चा है, क्या करेगा लेकर यह इतना ज़मीन जायदाद? हमने एक इसे रूम दे रखा है, वहीं जाकर रहे। लेकिन उनकी एक दाल न गली। कानूनी हिसाब से मुझे मेरा हक मिल गया। अपनी माँ के साथ मैं अलग हो गया। जो भी मेरे पास जमा पूंजी थी उसे घर बनाने के लिए सोचा। एक रात में सोया था, अचानक मुझे बेचैनी सी होने लगी। इतने साल बाद मुझे ईसा की याद आने लगी। इसी बीच कई रिश्ते शादी के लिए आए थे मेरे लिए, लेकिन वहाँ भी मेरे घर वाले ने मेरे लिए खेल खेल दिया, यह कहते हुए कि लड़का शराबी है, मारता पीटता है। इसी से तंग आकर इसकी पहली पत्नी ने इसे छोड़ दिया। अगले दिन मुझे ऐसा लगा कि एक बार मुझे ईसा के गांव जाकर ईसा को देखना चाहिए कि वह कैसी है और क्या कर रही है। मैंने अपने मुंह पर हेलमेट डालकर, आंखों में चश्मा लगाकर बाइक लेकर चला गया। गांव में कुछ खास इन सालों में बदला नहीं था, लेकिन ईसा के साथ बिताए हुए हर पल ताज़ा हो रहा था। कैसे मुझे ईसा देखते ही खुशी से गले लग जाती थी। मैं यहीं से राजस्थान लौटता तो मुझे ईसा छोड़ने आती थी। उसकी आंखें भर जाती और मुझसे पूछती कि अब कब आओगे। मैं उसके घर पहुंचता हूं, दरवाजे से दूर उसको देखने का इंतज़ार करने लगता हूं। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आकर मुझसे पूछती है। मैं देखते ही उसे पहचान गया कि वह ईसा की माँ है। कौन हो बेटा, किसी से मिलना है? मैंने नाम में सिर हिलाकर दरवाजे की तरफ देख रहा था। वहीं पास में बैठ गया। 2 घंटे गुजर गए, मुझे ईसा नहीं दिखाई दी। वहाँ से हटकर गांव का हर वह जगह देखा जहाँ ईसा जाती थी और मुझे लेकर जाती थी, लेकिन मुझे वह कहीं नहीं दिखी। काफ़ी देर रुकने के बाद मैं अपने गांव लौटने का सोचा, लेकिन लौटते समय मेरा मन बार बार ईसा को देखने और मिलने के लिए तड़प उठता था। फिर मैंने सोचा कुछ देर और रुक जाता हूँ। अपनी बाइक उठाकर इधर उधर देखने लगता हूँ। तभी कहीं वह दूर मुझे एक स्कूल के बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ जाकर जो देखा वह देखकर मेरी आंखें भर गई। ईसा स्कूल की साफ सफाई कर रही थी। चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था, कपड़े बेरंग और बदहाल हो गए थे, लेकिन मांग में सिंदूर चमक रहा था। स्कूल की छुट्टी हो रही थी, वह स्कूल से निकल रही थी। तभी मैं उसके सामने आ जाता हूँ। उसकी नज़रें मुझ पर ठहर जाती है और मुझसे पूछती है, कौन हो आप? मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। किसी तरह मैंने कहा, वाह, मुझे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना था इस स्कूल में, वहीं जानने के लिए यहाँ आया हूँ। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वह बोलती है, आपकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूँ। उसने कहा, क्या आप अपना हेलमेट और चश्मा निकालेंगे? मुझे आपको देखना है, आपको मैं पहले से ही जानती हूँ। मैंने अपना हेलमेट और चश्मा निकाला। वह मुझे देखते ही मेरे गले से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पूछने लगी, कहाँ चले गए थे आप? मैंने कई बार आपसे बात करने की, आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे उस गलती की सज़ा दिए हो आप, जो गलती मुझे मालूम ही नहीं है। मैंने उसकी आंखों में वही अपने लिए प्रेम देखा जो मैं पहले महसूस किया करता था। उसकी आंखों के आंसू अपनी दुख और पीड़ा बयान कर रही थी। मैंने उसे अपने से अलग करने का सोचा, लेकिन वह मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने भी उसे कसकर पकड़ लिया। तभी उसकी गांव की औरतें मुझे देखकर वहां आ गई। मुझे उन्होंने पहचान लिया और बोलने लगे, बेटा, इस पागल को छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? इससे उम्मीद था कि तुम
एक ना एक दिन ज़रूर आओगे। अपने बूढ़े माँ बाप का खर्च चलाने के लिए स्कूल में ही दाई का काम करने लगी, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार करना नहीं छोड़ा। हमने इसे बहुत समझाया कि तुम नहीं आओगे, तो फिर यह सिंदूर क्यों लगाती हो? तो यह जानते हो क्या कहती है कि वह मुझे छोड़े हैं लेकिन ज़िंदा है। जब तक वह हैं तब तक मेरी उम्मीदें ज़िंदा हैं। हम गांव वाले मिलकर तुम पर और तुम्हारे परिवार पर केस करने वाले थे, लेकिन इसी ने मना कर दिया। बोलती थी कि जिस दिन उनके मन से शंका की छाया हटेगी वह मेरे पास लौट कर आएंगे। यही विश्वास के साथ अब तक यह पगली जी रही थी और आज इसका भरोसा और उम्मीद दोनों जीत गया। यह सब सुनकर मुझे आत्मग्लानि हो रही थी। अपने भाइयों का चाल समझ गया था कि उन्होंने चंद पैसों के लिए हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देना चाहते थे, लेकिन उससे भी बड़ी गलती मेरी थी कि मैंने एक बार भी अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया, उसे अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया जिससे मैं प्यार करने का दम भरता था। मैंने कहा, ईसा, इसी वक्त तुम मेरे साथ अपने घर चलोगी, वो भी हमेशा के लिए। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मेरे बुरे वक्त में इन्होंने ही मेरा साथ दिया है। आपको देख लिया और आपसे मिल लिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैंने उसकी हाथों को थामते हुए कहा, अब मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे माँ बाप को भी अपने साथ हमेशा के लिए ले चलूँगा। अब से हम सब अपने घर में साथ रहेंगे। यह सुनकर ईसा फिर से मुझसे लिपट गई और मैं हमेशा की तरह उसमें समा जाना चाहता था, उस पल में खो जाना चाहता था। दोस्तों, यही मेरी कहानी है। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।